साथियों नमस्कार। आज आपने मेरी फेसबुक जो पेज है उस पर शाम को धरना स्थल का एक वीडियो देखा होगा लाइव, जिसमें पुलिस बल पूरी तैयारी के साथ धरना स्थल पर आया था। जो इस केस के वर्तमान जांच अधिकारी है भरतपुर के एडिशनल एसपी, उनके नेतृत्व में 15-20 पुलिस के जवान धरना स्थल पर आए थे। धरना स्थल पर क्या लेने आए थे, क्योंकि वो वीडियो के अंदर साफ सुनाई नहीं दे रहा और कई लोगों के फोन आ रहे हैं क्यों आई थी पुलिस, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से। पुलिस धरना स्थल पर जो बच्ची है डिंपल, जिसकी आत्मा न्याय मांगने के लिए भटक रही है, समाज से गुहार लगा रही है, युवाओं से कह रही है, नेताओं से कह रही है, उस डिंपल के जो माता पिता है उनको तो पुलिस ने पहले जांच के बहाने बुलाया और झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब बचा परिवार को संभालने वाला कौन? उसका छोटा भाई टिकाराम। करण के जो बच्चे के पिताजी, उसका नाम करण है और ये 2 भाई हैं। जो एक भाई को तो पुलिस ने गिरफ्तार करके अंदर बंद कर दिया और जो छोटा भाई है वो टिकाराम और उसकी घरवाली और उस डिंपल की बुजुर्ग दादी, ये तीनों लोग धरना स्थल पर दिन रात बैठ रहे हैं और समाज से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो पुलिस आज पूरे बल दल के साथ, पूरी योजना के साथ उस करण के छोटे भाई टिकाराम को और उसके घरवाले को पूछताछ के बहाने गिरफ्तार करने के लिए यहां पर आई थी। मुझसे कहा कि आप इन्हें हमारे साथ भेजिए। मैंने साफ कहा एडिशनल एसपी से कि पहले भेजने की गलती कर ली। पहले भी आप लोगों ने पूछताछ के बहाने बुलाया था और उन्हें आपने गिरफ्तार कर लिया, इसलिए आप पे विश्वास नहीं है। हम इनको यहां से कहीं भेजने वाले नहीं है। आपको जो करना है वो आप करें। इसलिए मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, सर्व समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, समाज में जिम्मेदार नागरिक उनसे कहना चाहता हूं और हमारे नेताओं से कहना चाहता हूं कि ये मामला पूरी तरीके से झूठा है। इस मामले के अंदर इस परिवार को सिर्फ इसलिए फंसाया है कि उस ताकतवर व्यक्ति पाठक के जो भतीजा है ललित, उसको बचाना है। इसलिए इस कमजोर और गरीब परिवार को इन्होंने फंसा दिया। इनका दोष सिर्फ इतना सा था कि इन्होंने अपने बच्चे के इंसाफ की लड़ाई दमखम से लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते गांव से निकलकर राजधानी के अंदर आ गए धरने पर। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कह करके मेरे लाइव को खत्म करूंगा कि 9 तारीख की ये घटना है और वहां पे 10 तारीख के अखबार ने खबर छापी कि बच्चे की करंट से जलने से मौत हुई है। अगर इस परिवार को इस बच्ची को ऐसा करना होता तो पुलिस ने भी करंट से झुलसा हुआ मान के मरा हुआ मान लिया था, झुलसा हुआ मान लिया था, ये भी वही बात को खत्म कर देते। लेकिन परिवार पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि इनकी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। और ये जो मेरे हाथ में जो कागज है, ये इसकी पुष्टि करने के बाद इसमें जो लिखा हुआ है वो आपको बताने के बाद तो आपके दिमाग में सारी फिल्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आज जब एडिशनल एसपी मौके पर आए थे तो उनसे मैंने सवाल जवाब किए। आप यकीन मानिए मित्रों, उनका वो जवाब नहीं दे पाए। मैंने उनसे पूछा कि आप तो एडिशनल एसपी हो, आपने आपके जीवन काल के अंदर जब नाबालिग बच्ची का मामला हो तो ऐसे कितने केस है जिनमें आपने 164 के जो बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष होते हैं वो नहीं कराए? तो एडिशनल एसपी साहब का जवाब था, बयान तो कराने पड़ते हैं भाई, जरूरी है। मैंने कि आपके जो तत्कालीन जांच अधिकारी थे इसके अंदर, उन्होंने 164 के जो बच्ची के बयान है वो क्यों नहीं कराए? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये जो रिपोर्ट मेरे हाथ में है ये आप देख लीजिए, एक से आपको दिख जाए तो ये देखो आप, खैर ये उल्टी है, इसमें दिखेगी नहीं आपको, समझ सको तो समझो आप। इसके अंदर ये 23/5 की रिपोर्ट है। ये एसपी पुलिस अधीक्षक करौली ने डाक से भेजी है श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग राजस्थान जयपुर को। कब भेजी? इन्होंने 22 तारीख को रिपोर्ट मांगी थी, किसने? गृह विभाग ने, करौली एसपी से।
और करौली एसपी ने 23 तारीख को ये पूरी रिपोर्ट बना के भेजी है जांच की, जिसमें आप ये देखो, जिसके अंदर जो मुख्य बात है मैं आपको बता दूं, सारी 8 पन्नों की रिपोर्ट है। पूरी पढ़ने के बाद तो सारा केस ही झूठा लग रहा है, सारा केस ही झूठा लग रहा है। इस रिपोर्ट में खुद पुलिस कह रही है कि बच्ची बाउंड्री के पहली बार बाउंड्री के अंदर उस ललित शर्मा के खेत में मिली थी, जिसके लिए बच्ची ने अपने बयानों के अंदर उसको शिनाख्त की, उसकी पहचान की। ये पुलिस खुद कह रही है। और वहां से जले हुए कपड़े मिले थे जिनको पुलिस ने जब्त कर लिया। उसके अलावा बच्ची की, अब पुलिस कह रही है कि जहर से बच्ची की मौत हुई है। मैं आपके सामने पुलिस की वो रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। उस रिपोर्ट को पुलिस ने, करौली एसपी ने गृह विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है उनको भेजी है। उसमें एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जिसमें जिक्र किया है, उसमें खुद लिखा हुआ है। मोटी सी बात बताता हूँ क्योंकि मेडिकल कुछ भाषा जो मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टरों से डिस्कस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें खुद लिखा है कि इस मौत का कारण जो बताया बच्ची का, वी द मेंबर्स ऑफ द मेडिकल बोर्ड आर ओपिनियन, मेडिकल बोर्ड ने ओपिनियन जो इसमें निष्कर्ष निकाला है, मृत्यु का जो कारण निकाला, कॉज ऑफ डेथ, इसमें निकाला है सेप्टिसीमिया। इसका मतलब होता है, सेप्टिसीमिया मतलब होता है कि बॉडी में रिजल्ट ऑफ सेकेंड इन्फेक्शन, जब बहुत सारा इन्फेक्शन फैल जाता है तो उसमें इन्फेक्शन फैलने के कारण वो जहर का रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण बच्ची की मौत हुई है। और इसमें लिखा है कि 60 से 65% टोटली बर्न्ड बॉडी सरफेस एरिया विच इज, जब 60 से 65% बॉडी जल जाती है तो विच इज सफिशिएंट, वो काफी होता है, कॉज डेथ इज ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर, यानी कि मतलब 60 से 65% बॉडी जलने के बाद मरने की संभावना ज्यादा रहती है। ये तो बात हुई मृत्यु की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर आई है डॉक्टरों की। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को करौली एसपी ने अपनी लिखित के अंदर गृह डिपार्टमेंट को भेजा है। अब इसमें आगे देखो आप, जहां दुष्कर्म की बात आ रही है, जहां पुलिस कह रही है कि दुष्कर्म नहीं हुआ, उसमें इसमें लिखा है कि फाइंडिंग आर सजेस्टिव ऑफ penetration of vaginal or face, however for opinion regarding recent sexual मतलब अभी इसके साथ दुष्कर्म हुआ है, intercourse above mentioned samples are collected preserved, अभी हुआ है या बाद में हुआ है, इसके बारे में एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही हुआ तो है। बच्ची के साथ दुष्कर्म तो हुआ है, लेकिन ये रिसेंटली अभी हुआ है या पहले हुआ है, इसके बारे में एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पुलिस बोल रही है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म ही नहीं हुआ। या तो पुलिस झूठी है या जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो डॉक्टर ने बनाई है ये झूठी है। जो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये 23/5 की रिपोर्ट है। ये सारे सवाल इन कागजों को लेकर के जब मैंने आज जो एडिशनल एसपी केस के जांच आए थे, अधिकारी आए थे, उनसे इन सवालों का जवाब पूछा तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसलिए मैं, आप लोग भ्रमित हो रहे हो। पुलिस सिर्फ आम जनता को भ्रमित करना चाह रही थी। उनका उद्देश्य था कि आम जनता भ्रमित हो जाएगी तो हम हमारी मनमानियां करके इस केस की फाइल बंद कर देंगे। और पुलिस वो करने पे जा रही है। माँ बाप को, जो माँ बाप है उनकी बच्ची, गरीब परिवार, गूंगी बहरी बच्ची, मूक बधिर बच्ची भी चली गई, उसको मार भी दिया। और जब माँ बाप ने इंसाफ की मांग करी तो मांग करना उनको इतना भारी पड़ गया कि उस अपनी बच्ची के हत्या के आरोप में उन्हीं को बंद कर दिया। आज 4 दिन हो गए, मिलने का प्रयास कर रहे हैं, पुलिस वहां पर किसी को भी मिलने नहीं दे रही, किसी को भी मिलने नहीं दे रही, किसी को भी। ऐसी कौन सी को आतंकवादी थोड़ी है भाई। इसलिए पुलिस इस मामले में अपनी मनमानी कर रही है। अब अंतिम उम्मीद 20 तारीख को जो करौली में मीटिंग हो रही है, मैं समाज के लोगों से अपील करता हूं, वहां के लोग इस मीटिंग को करवा रहे हैं। जब समाज जागता है तो अच्छी न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था और नेता लाइन पे आ जाते हैं। अगर वास्तव में इस गरीब परिवार को बचाना चाहते हो और इन पर जो झूठा ये आरोप लगा उसको बेबुनियाद साबित करना चाहते हो तो करौली के अंदर अपनी ताकत दिखाओ। और मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, इसके परिवार में जो इसका भाई बचा है, इसकी भाई और उसकी घरवाली को पुलिस गिरफ्तार करने पर उतारू है। पुलिस के पास ताकत है,
शासन है, प्रशासन है, पावर है। आज आप देख लो, आपने नजारा देखा है, अभी 5 बजे का 6 बजे का मेरा लाइव है, कैसे पुलिस एक बल के साथ आया उठाने के उद्देश्य से, लेकिन हमने भी कह दिया कि जीते जी हम उठाने देंगे नहीं, आप अपनी ताकत दिखा लो। वो वहां से चुपचाप निकल गया। लेकिन मुझे तो पुलिस पर डाउट है, हो सकता है रात को जाए और धवा भूल करके धरना भी खत्म कर दे, या उस परिवार को उठा भी ले, या उठा कर कहीं अनजान जगह पे छोड़ दे। ये सवाल आपका है, विचारना आपको है, अपनी आत्मा की आवाज आपको सुननी है। अरे जब गरीब के परिवार में आप लोग मौन धारण कर लोगे तो कैसे भगवान आपको माफ करेगा, मुझे बताओ। आज इस गरीब परिवार के साथ जो ज्यादती हो रही है, ईमानदारी की बात बोल रहा हूं, बहुत आत्मा रो रही है, लेकिन किससे कहे भाई। हमारे पास तो एक ही ताकत है, जनता की ताकत। बिना जनता की ताकत के क्या कर सकता हूं मैं अकेला, बताओ आप। इसलिए इस लाइव के माध्यम से आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि ऐसे मौके पर चुप मत रहो। अपने अपने क्षेत्र के जो भी हमारे समाज के नेता है उनसे व्यक्तिगत मिल करके उनको सारी चीज से अवगत कराओ। डॉक्यूमेंट सारे मेरे पास है। इन डॉक्यूमेंटों को, दस्तावेजों को पढ़ने के बाद सारे नेताओं के सामने स्थिति क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हमारे समाज के नेताओं से विनती करो और समाज के आम जन को जगा करके 20 तारीख को करौली में जो एक बड़ी महापंचायत वहां के लोग करवा रहे हैं, वहां के युवा टीम करवा रही है, वो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उसको सफल बनाए और आप लोग अधिक से अधिक संख्या के अंदर जरूर पधारे साथियों। जहां तक कानूनी लड़ाई की बात, वो लड़ाई हम देख लेंगे। करौली के अंदर भी हमने वहां पे लोकल 2-2 वकील कर रखे। अभी मामला वहां तक है, हाई कोर्ट आएगा। हाई कोर्ट में रतनलाल प्रकरण के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा, रतनलाल जो बड़ा मामला था, उस मामले में और इस मामले में कोई फर्क नहीं है। उस मामले के अंदर भी रतनलाल को, जो जम्मारामगढ़ के अंदर हुआ था, रतनलाल को उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल के अंदर डाल दिया था। जबकि हत्यारे कौन थे? सरपंच, उप सरपंच और अन्य कई लोग जो खुलेआम घूम रहे थे। जब रतनलाल ने अपनी पत्नी के हत्यारों की मांग को मजबूती से, जोर शोर से सोशल मीडिया पे उठाया, तो पुलिस के जो जांच, उस समय जांच अधिकारी थे, उन्होंने उसी को अंदर बंद कर दिया। ये चीज हमारे संज्ञान में आई। हम जम्मारामगढ़ गए, जनता के हमारे साथ थी, जनता की ताकत साथ ली, तो जनता की ताकत का परिणाम ये निकला कि हमने उन सरपंच और उप सरपंच, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया कि भाई इन लोगों ने इस रतनलाल की पत्नी को मारा है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जांच अधिकारी चेंज हुआ, रतनलाल को जेल से बाहर लेकर के आए। हाई कोर्ट के अंदर मैं आपको बताऊं, जब रतनलाल का जब मामला हुआ था और रतनलाल की जब हाई कोर्ट से जमानत हुई थी, तो साथियों हाई कोर्ट के अंदर, इसे मामले के अंदर सर्व समाज के सैकड़ों वकील कोर्ट के अंदर एक साथ इकट्ठे होकर के और जज साहब के सामने तथ्य रखे थे, और किसी वकील ने कोई फीस नहीं ली थी। ऐसे मामलों के अंदर हाई कोर्ट में हमारे कई वकील है जो गरीब के मामले के अंदर निःशुल्क लड़ाई लड़ते हैं। रतनलाल को तो बाहर लेकर के आ गए थे, लेकिन सवाल यह था कि जो असली हत्यारे दोषी थे उनको जेल में कैसे भिजवाया जाए। FIR भी हमने उनके खिलाफ दर्ज करा दी, लेकिन उन हत्यारों को जेल में भिजवाने के लिए, असली दोषियों को गिरफ्तार करवाने के लिए वहां 1 महीने तक मजबूत लड़ाई लड़ी, धरने पे बैठे, आंदोलन किया। पुलिस ने थाने में बंद करके इतनी जाति की, इतना मारा कि मार मार के हमें बेहोश कर दिया। लेकिन जब जनता जागी और जनता ने थाने को घेरा और एक वहां महापंचायत का आयोजन हुआ, तो पुलिस को असली हत्यारों को गिरफ्तार करना ही पड़ा। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, उस केस में और इस केस में 90% समानता है। वहां भी गरीब परिवार था, यहाँ भी गरीब परिवार है। वहां भी आरोपी ताकतवर थे, यहाँ भी आरोपी ताकतवर है। वहां भी संघर्ष से न्याय मिला और यहाँ भी संघर्ष से न्याय मिलेगा, यदि जनता ने साथ दिया तो। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह।